तो जो होमोसेपियंस सेपियंस है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मतलब ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, और बेबी पेरेंट्स मतलब ये बच्चों को जन्म देते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और बेबी पेरेंट्स होते हैं। इनमें कई इवेंट्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू दौरान। ह्यूमंस में जो इवेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अटैच होता है यूट्राइन वॉल से, गैस्ट्रेशन, गैस्ट्रेशन मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन डिलीवरी ऑफ बॉडी, बॉडी या बेबी मतलब बर्थ, पार्चुरेशन मतलब बर्थ या डिलीवरी ऑफ बेबी। ओके, चलिए देखते हैं जो रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट है ह्यूमन में, वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। मतलब हम क्या होते हैं, हम भी ह्यूमन हैं, आप भी ह्यूमन हो, तो हम क्या है, मोनोसियस है या डायोसियस। मोनोसियस मतलब एक ही बॉडी पे मेल और फीमेल दोनों ही आर्गन प्रेजेंट हो तो उसे मोनोसियस बोलेंगे। और डायोसियस मतलब मेल बॉडी अलग हो और फीमेल बॉडी अलग हो तो उसे हम डायोसियस टर्म देते हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमंस हैं ये डायोसियस हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग डिफरेंट बॉडी पे जो सेक्सुअल आर्गन है वो अलग अलग बॉडी पे होते हैं, मतलब डायोसियस है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका प्राइमरी जो सेक्स आर्गन है वो टेस्टिस है। टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम जो होता है वो बॉडी के आउटर पार्ट पे एब्डोमिनल वाले रीजन पे प्रेजेंट होता है और इसका जो टेम्परेचर होता है 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर होता है बॉडी टेम्परेचर से, जिससे कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर सके, स्पर्मेटोजेनेसिस करे मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म आसानी से हो सके। मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो कम टेम्परेचर होता है ना स्क्रोटम का, वो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए होता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है और वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर की तरफ जो यहाँ से इसी टेस्टिस में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म फॉर्मेशन हो करके एपिडिडाइमिस से होते हुए वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंशिया से होते हुए एक्सटर्नल मीटस तक बाहर निकल जाता है, मतलब यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखिए ये कुछ फिगर में देखिए, इजैकुलेटरी डक्ट है, रेक्टम, एनस, फोर स्किन जो कि आउटर स्किन है इसका, ग्लांस पेनिस, पेनिस का जो बाहर की तरफ रीजन होता है ह्यूमन में, जो बाहर की तरफ लटका हुआ पार्ट है ये, ठीक है, सिलेंडर लाइक, वो पेनिस है। और यूरिथ्रा जिससे यूरिन पास होता है। प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट एक सिंगल ग्लैंड होती है, एक होता है ये। वास डिफरेंशिया ये एसेसरी ग्लैंड है। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, जिस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोरेज ऑफ यूरिन। सेमिनल वेसल्स ये 1 पेयर होता है, सेमिनल वेसल 1 पेयर होते हैं। ठीक है, और यूरेटर जो कि किडनी से जुड़ा होता है और यहाँ से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी होता है। ओवरी जो होता है ओवल इन शेप होता है और ये देखिए लिगामेंट से जुड़ा होता है बॉडी से। और इसका जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इस्थमस, एम्फुला और इन्फंडिबुलम। जो ओवरी है उसके जो नियरेस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का वो इन्फंडिबुलम है। और जो ओवरी से जो दूर वाला पार्ट है और जो यूट्रस से लगा हुआ पार्ट है, यूट्रस से नियरेस्ट और ओवरी से फार वे मतलब दूर वाला पार्ट जो है वो इस्थमस है।
और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्फुलरी इस्थमस जंक्शन पे होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको इसी नोट्स में मिलेंगी। देखिए इसके बाद जो यूट्रस है ये 3 पार्ट में इसके 3 लेयर होते हैं। अगर हम अंदर से देखें, इनर टू आउटर देखें, तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। लेकिन जब हम आउटर से इनर की तरफ जाएं तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम होता है। इसे हम PME से याद कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर इनर से आउटर आएंगे तो इसको EMP से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो वेजिना है ये आउटर ओपनिंग है फॉर बर्थ कैनाल और सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने के लिए आउटर ओपनिंग कौन है? वेजिना है। और जो सर्वाइकल कैनाल है, वेजिना और सर्वाइकल कैनाल ये दोनों बर्थ कैनाल बनाते हैं, बर्थ कैनाल का पार्ट होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट आइए, देखिए जब मेल से स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और ओवरी मतलब फीमेल से oogenesis होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और oogenesis से ओवा का फॉर्मेशन होगा। जब स्पर्म और ओवा एक दूसरे से मीटिंग करेंगे, मिलेंगे, तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, और ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये इसी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में, ब्लास्टोसिस्ट सिस्टी सेल स्टेज होता है, सिस्टी सेल स्टेज है, और इसी स्टेज पे इम्प्लांटेशन होता है। सिस्टी सेल स्टेज, सिस्टीन सेल स्टेज जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, इसी स्टेज पे इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में। ठीक है, और ये इम्प्लांटेशन क्लीवेज करेगा, मतलब इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। स्टार्टिंग में माइटोटिक डिवीजन होता है, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8, फिर 8 से 16, 16 से 32, फिर इसमें जो है मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए क्लीवेज के बाद गैस्ट्रेशन पीरियड होगा, वो जो 9 मंथ का होगा, और पार्चुरेशन मतलब बर्थ ऑफ बेबी का बर्थ होना, और लैक्टेशन मतलब ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, यहीं पे आप देखेंगे जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट, इसके बीच में जो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जो मारुला होता है, ये 8 सेल स्टेज होता है, 8 सेल, और ये सॉलिड होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, और ये मारुला सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि ब्लास्टोसिस्ट से फाइलेला पार्ट है। सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, देखिए अगर हम टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो जो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना वो टेस्टिस है, और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है, और ये गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे और सेक्सुअल हार्मोन को सिक्रेट करेंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो मैचुरेशन ऑफ गैमेट को मैच्योर करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा गैमेट को वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, जैसे कि मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में रेस टेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमस, वास एफरेंसिया। ठीक है, इजाकुलेटरी डक्ट भी एक प्रकार से एसेक्सी डक्ट भी बोला जा सकता है। अगर हम फीमेल में बात करें तो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजिना और मेमरी ग्लैंड ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। ठीक है, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है, और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि एक पेयर टेस्टिस होता है, एक स्क्रोटम सिंगल होता है और उसमें 2 टेस्टिस मतलब 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, अगर हम एसेसरी डक्ट की बात करें तो देखिए रेस टेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडाइडमस और वास एफरेंसिया ये एसेसरी डक्ट हैं। अगर एक्सटर्नल जेनिटिया की बात करें तो देखिए पेनिस और स्क्रोटम जो बाहर की तरफ लटका हुआ पार्ट होता है वो एब्डोमिनल रीजन में, पेल्विस रीजन में जो बाहर की तरफ लटका हुआ पार्ट है वो पेनिस और स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम साइक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए जो मेल एसेसरी ग्लैंड है ना वो सेमिनल प्लाज्मा को सिक्रेट करता है। मेल एसेसरी ग्लैंड सिक्रेट सेमिनल प्लाज्मा, और जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो 3 ग्लैंड से निकलता है, 3 ग्लैंड से बाहर निकलता है।
सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, देखिए सेमिनल वेसल्स पेयर होता है, प्रोस्टेट सिंगल है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर है। ये क्वेश्चन नीट का पेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सेमिनल वेसल्स पेयर, प्रोस्टेट सिंगल और बल्बोयूरेथ्रल पेयर। ठीक, देखिए जो सेमिनल वेसल्स है ना, सेमिनल वेसल्स जो है ये फ्रक्टोज सिक्रीट करेगा, 60 से 70% सीमेन बाहर निकालेगा, एल्कलाइन होगा, इसका जो नेचर होगा एल्कलाइन नेचर का होगा, और कुछ एंजाइम को भी अपने अंदर रखेगा, कुछ एंजाइम भी सिक्रीट करेगा। कौन? सेमिनल वेसल्स। प्रोस्टेट जो होता है वो पूरे सीमेन का 20 से 25% भाग बनाएगा, 20 to 25% पार्ट पूरे सीमेन का। इसका नेचर एसिडिक होगा और इसमें कैल्शियम के भी पार्ट प्रेजेंट होंगे, मतलब कैल्शियम भी उपस्थित होगा। और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ये लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस को लुब्रिकेट करेगा मीटिंग से पहले या सेक्स से पहले। जो लुब्रिकेशन होता है पेनिस का वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है, और ये एल्कलाइन इन नेचर होता है जो कि एसिडिटी को निगलेक्ट कर देता है या ख़त्म करता है। जो यूरेथ्रा में या वेजिनल ट्रैक्ट में जो एसिडिटी होती है उसे ये एल्कलाइन मीडियम जो है ये न्यूट्रल करता है। किससे? लिब्रेशन ऑफ पेनिस जो सिक्रेट कर रहा है, जो चिपचिपा पदार्थ बाहर निकल रहा है वो, जिससे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से और एक पेयर होते हैं। ठीक है, देखिए जो सीमेन है, सीमेन स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। सीमेन स्पर्म प्लस सीमेन में दो पार्ट, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, यह देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस जो कि लेंथ इसका 4 to 5 सेंटीमीटर है, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर, लेंथ 3 से 5 लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। शेप इसका ओवल होता है। ठीक है, और ये इसका फोर स्किन, पेनिस का आउटर पार्ट जो होता है, पेनिस का जो ऊपर का लेयर होता है ना वो फोर स्किन है, और इस ऊपर वाले पार्ट को जो पेनिस है उसे हम ग्लांस पेनिस बोलेंगे। ठीक है, ग्लांस पेनिस। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर होता है, प्रोस्टेट सिंगल होता है और सेमिनल वेसल्स एक पेयर होता है, अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, और उसके बाद एसेसरी ग्लैंड है, एसेसरी डक्ट है, इसमें एपिडिडाइमिस, वास एफरेंसिया, रेस टेस्टिस। ठीक है, और टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है वो 1 से 3 होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम। देखिए 1 पेयर टेस्टिस पाया जाता है जो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। ये बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर होता है, जो कि पेल्विस रीजन में टेस्टिस प्रेजेंट होता है उसका टेम्परेचर। ठीक है, जो इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट उसमें सेमिनल वेसल्स और वास डिफरेंशिया दोनों को मिला करके इजैकुलेटरी डक्ट बनता है। और इजैकुलेटरी डक्ट में इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट दोनों का ही काम करता है। जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये स्टोरेज ऑफ सीमेन और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीमेन या स्पर्म दोनों का काम करेगा। ठीक है, और इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो सेमिनल वेसल्स और वास डिफरेंसेस को मिला करके इजैकुलेटरी डक्ट बनता है। ठीक है, टेस्टिस का हमने यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दिखाई हुई है। देखिए जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो 1 से 3 चैम्बर होता है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना उसमें 1 से 3 चैम्बर होता है, और वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। और वहीं पे जो सर्टोली सेल है ना ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ट्यूनिका वेजिनैलिस जो है, ट्यूनिका वेजिनैलिस वो डेंस कवरिंग है उसके ऊपर का। और वास डिफरेंशिया ये एसेसरी डक्ट है। अब हम बात करते हैं पाथवे ऑफ स्पर्म, किस पाथवे से स्पर्म बाहर निकलता है। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेस टेस्टिस,
सेमनीफेरस ट्यूबुल्स से होते हुए रेस्टेसिस में आएगा, रेस्टेसिस से वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया से इजाकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा और यूरिथ्रल मीटस। ये इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका पाथवे जो है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, रेस टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंशिया, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा और यूरिथ्रल मीटस। बाहर की तरफ आउटसाइड स्पर्म बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए इस टेस्टिस में 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, इस टेस्टिस एट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लेब्यूल्स, टेस्टिकुलर लेब्यूल्स बोला जाता है। और इस टेस्टिकुलर लेब्यूल्स 1 थ्रू हाईली क्वाइल्ड, 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूबुल्स रखते हैं। 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होता है किसमें? टेस्टिकुलर लेब्यूल्स में। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो बना हुआ है वो ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स को मिला करके बना हुआ है। उससे सिक्रीट होने वाले जो मैटर हैं उससे मिला करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता है। ठीक, देखिए अगर हम टीएस करें सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का, जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है यहाँ पे जो हमने अभी देखा सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का अगर हम टीएस करें तो क्या देखते हैं? 1 से 3 चैम्बर है इसके, और यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे हम मेल जर्मिनेशन सेल बोलेंगे। स्पर्मेटोजुआ जो कि एक मैच्योर स्पर्म है, और सर्टोली सेल देखिए यहाँ पे है, वो न्यूट्रिशन का काम करेगा या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जो वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो स्पर्म के फॉर्मेशन के दौरान जो सर्टोली सेल है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देखिए ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की प्रोसेस को हम देखेंगे। देखिए इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल पे लुटिनाइजिंग हार्मोन्स वर्क करेगा। इंटरस्टिशियल सेल पे या लीडिंग सेल पे जो लुटिनाइजिंग हार्मोन्स है ये वर्क करेगा और वहाँ से बाहर निकालेगा एंडोस्ट्रॉन या एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। ठीक, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन को वो बाहर निकालेगा। इसी प्रकार से जो सर्टोली सेल है उस पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मतलब एफएसएच वर्क करेगा और वहाँ से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और स्पर्म मैच्योरिटी फैक्टर को बाहर निकालेगा, और ये दोनों एंड्रोजन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मिलकर के स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, और स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा और स्पर्मेटिड मैच्योर होकर के स्पर्मेटोजुआ बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखिए, और ये स्पर्मेटोजुआ क्या है? हैप्लॉइड होता है, एन होता है, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होता है तो वो 2n होता है। जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो क्या होता है? 2n होता है, डिप्लॉयड होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, और ये स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड होता है और स्पर्मेटोजुआ भी हैप्लॉइड होता है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी पार्ट है ना, प्राइमरी आर्गन है, वो ओवरी है। ओवरी 1 पेयर होता है दोनों साइड में, मतलब पेल्विस रीजन में दोनों साइड पे एक एक ओवरी प्रेजेंट होता है, मतलब 1 पेयर ओवरी होता है फीमेल्स में। इनका जो एसेसरी डक्ट है ना वो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजिना है। सर्विक्स और वेजिना दोनों कंबाइंड मिल करके ये बर्थ कैनाल बनाते हैं, और यही पेनिट्रेटिंग कैनाल भी है सेक्सुअल डिजायर के लिए। ठीक है, जो बर्थ सर्विक्स और वेजिना जो है ये पेनिट्रेटिंग कैनाल है सेक्सुअल डिजायर के लिए, और यही दोनों बर्थ कैनाल की तरह भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट बात है ये एक्सटर्नल जेनेटिया की बात करें तो देखिए मांसपेशियस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस, ये एक्सटर्नल जेनेटिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना
वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल्स का। नेक्स्ट है ये देखते हैं हम ओवरी। ओवरी जो होता है, देखिए जो ओवरी है वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, सॉरी प्राइमरी सेक्सुअल आर्गन है ओवरी, प्राइमरी सेक्सुअल आर्गन ऑफ फीमेल्स। ओवरी जो होता है वो ओवल शेप का होता है, इसका लेंथ जो होता है 2 to 4 सेंटीमीटर, लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। ये आउटर पेरिफेरल कार्टेक्स और इनर मेडुला से बना होता है, और ये ओवेरियन, जिसे हम ओवेरियन स्ट्रोमा भी बोलते हैं। कार्टेक्स और मेडुला दोनों को मिला करके हम ओवेरियन स्ट्रोमा बोलेंगे, और आउटर कार्टेक्स और इनर मेडुला होता है ओवरी, ठीक है। ये लिगामेंट्स के थ्रू फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा होता है, ठीक। और जो ओविडक्ट होता है वो उसकी लेंथ जो होती है, ओविडक्ट की लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। देखिए जो नियरेस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट है इसके, इस्थमस, एम्फुला और इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम जो है ना, इनफंडिबुलम जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे देखा था हमने ना, ये देखिए फिगर, देखिए ये इनफंडिबुलम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से यहाँ पे इसमें देखिए वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए जो फिगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये कैप्चर करेगा जो ओवा बाहर निकला हुआ है ना, ओवा जो रिलीज हुआ है उसे कैप्चर करने का काम कौन करेगा, इनफंडिबुलम का जो फिब्री होता है। फिब्री मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे फिब्री बोल रहे हैं, और वो एग को ऐसे पकड़ने का काम करेगा, मतलब कैप्चर करने का काम करेगा, ठीक है। और कैप्चर करने के बाद यहाँ से एम्फुला वाले रीजन में आएगा, और एम्फुला से इस्थमस, इस्थमस से होते हुए यूट्रस में आएगा, ठीक है। देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फिब्री, और ये हेल्प करेगा ओवा को कलेक्शन में, ठीक है। यूट्रस जिसमें कि इम्प्लांटेशन होगा, सर्विक्स और वेजिना ये बर्थ कैनाल है, या फिर पेनिट्रेटिंग कैनाल भी इसे बोल सकते हैं हम। हाइमेन जो होता है वो आउटर कवरिंग है, आउटर ओपनिंग की तरफ जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो कि परमिएबल होता है और प्रोटीन कवरिंग होता है। और ये जनरली टर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस के थ्रू ये जनरली टूटता है, और ये नॉट रिलीएबल इंडिकेटर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स को ये नहीं बताता, क्योंकि जो हाइमेन है इसका ब्रेक साइकिलिंग, प्लेइंग या फिर अदर प्लेइंग एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज एक्टिविटी के थ्रू भी इसका ब्रेक हो सकता है। इसलिए प्रेजेंस ऑफ हाइमेन या absence of hymen is not not indicator of sexual intercourse। सेक्सुअल इंटरकोर्स का ये इंडिकेटर नहीं है हाइमेन, ठीक है। नेक्स्ट है बात करते हैं हम उम्ब या यूट्रस। ये पियर शेप का होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का यूट्रस या उम्ब होता है, ठीक है। ये देखिए जो इस्थमस है ना, इस्थमस क्लोजर पार्ट है यूट्रस से और लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। यूट्रस से इस्थमस यूट्रस से क्लोजर है, लेकिन अगर आप ओविडक्ट का बात करें तो इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। देखिए जो फैलोपियन ट्यूब है, एम्फुला है, एम्फुला वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्फुला में ही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन और वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट है। इनफंडिबुलम इंटीरियर एंड क्लोजर टू ओवरी, इंटीरियर और क्लोजर टू ओवरी है, और ये फनल शेप का होता है, फनल शेप है। और इसी की जो आउटर पार्ट है जो कि ओवरी से लगा हुआ है, ये फिब्री होता है, और यही कैप्चर करता है, हेल्प करता है कैप्चर ऑफ जो ओवन बाहर निकल रहा है उसे कैप्चर करने का काम करता है फिब्री, ठीक है। देखिए इसके जो यूट्रस है इसके 3 पार्ट, इसके 3 लेयर हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इनर इंडोमेट्रियम, इनर ग्लैंडुलर लेयर है ये, इनर ग्लैंडुलर लेयर इंडोमेट्रियम, और इसी इंडोमेट्रियम में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है चेंजेज होते हैं, ठीक है। और ये लाइन
यूट्राइन कैविटी को लाइन करता है और चेंजेस साइक्लिस चेंजेज होता है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, किसमें, एंडोमेट्रियम में। नेक्स्ट बात करते हैं हम मायोमेट्रियम की। देखिए जो मायोमेट्रियम है ना, मायोमेट्रियम ये मिडल थिक और स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। ये स्ट्रांग कंट्रक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान ये स्ट्रांग कंट्रक्शन करता है जिससे कि डिलीवरी आसानी से हो सके। तो मायोमेट्रियम जो होता है वो मिडल थिक स्मूथ लेयर है और ये स्ट्रांग कंट्रक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। और जो पेरीमेट्रियम है ये एक्सटर्नल और थिन लेयर होता है। और फिर एक बार देखिए जो ये सर्वाइकल कैनाल है ये ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म को, और सर्वाइकल कैनाल ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म को, और यही जो सर्वाइकल कैनाल है और वेजिना है ये दोनों बर्थ कैनाल के रूप में भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट आइए फीमेल एक्सटर्नल जेनेटरिया की बात करें हम। देखिए जो आउटर लीफ है जिसे हम लैबिया मेजोरा बोलेंगे ये फ्लैशी फोल्ड है। इनर लीफ जिसे हम लैबिया माइनोरा बोलेंगे और ये पेयर्ड फोल्ड है। इन दोनों इनर जो लिप है उसके लोअर साइड पे बल्बो यूरिथ्रल रैंड होता है जो सिक्रीट करता है म्यूसिजिलस सब्सटेंस जो कि वेजिना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है एट द टाइम ऑफ मीटिंग, ठीक है। प्यूबिक हेयर की बात करें, जो मांस प्यूबिक पे होता है ये प्यूबिक हेयर जो है स्किन के ऊपरी पार्ट पे, स्किन पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है और कुजन फैटी टिश्यू पाई जाती है, उस पर फैटी टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। क्लाइटोरिस जो है वो टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है क्लाइटोरिस, और ये अपर लेबिया माइनोरा और लोअर अपर लेबिया मिनोरा पे पाया जाएगा। और ये यूरिथ्रल ओपनिंग को भी एबव द यूरिथ्रल ओपनिंग, मतलब यूरिथ्रल ओपनिंग है उसके ऊपर, और जो लेबिया माइनोरा है उसके भी ऊपर वाले पार्ट पे ये पाया जाएगा। कौन? क्लाइटोरिस, ठीक है। नेक्स्ट है ये बात करते हैं हम मैमरी ग्लैंड की। जो मैमरी ग्लैंड है ये ह्यूमन फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इसका जो देखिए ये मेमरी ग्लैंड डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है, और इसको याद करने के लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, लाडला, LADALA, ठीक है। लाडला मतलब जो माँ होती है वो अपने बीबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो माँ का जो बच्चा है वो लाडला हुआ। मतलब देखिए LADALA मतलब L से मेमरी लोब, मेमरी ओल्वुलाई, D से मेमरी डक्ट, एम्फुला, लैक्टिफेरस डक्ट और एरियोला, ठीक है। ये याद रखिएगा लाडला है, ठीक है। देखिए जो मेमरी एल्वुलाई है ये स्टोर करेगा मिल्क को स्टोर करेगा, और मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स सिक्रेट करेगा ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन्स भी बोला जाता है। और प्रोलैक्टिन जो होता है वो प्रोलैक्टिन उसे मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। जो प्रोलैक्टिन होता है वो मिल्क को प्रोड्यूस करने का काम करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू की। देखिए जो मेमरी ग्लैंड है इसके जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसकी बात करें तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो डिवाइड करेगा, तो हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल से डिस्टली, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ हम बात करेंगे तो मेमरी लोब, मेमरी ओल्वुलाई, मेमरी डक्ट, मेमरी इम्फुला, लैक्टिफेरस डक्ट और निप्पल्स, यही मतलब लाडला, LADALA, ये निमोनिक याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में वो टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ये प्रोड्यूस करते हैं गैमिट, स्पर्म और ओवम, कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। टेस्टिस से स्पर्म
और ओवरी से ओवम के फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि मेल में होता है। मेल में जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, और ये इमैच्योर जर्म सेल, मेल जर्म सेल है, इमैच्योर मेल जर्म सेल है। इसमें माइटोसिस होगा और माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो भी डिप्लॉयड है, मतलब 2n है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो मियासिस होगा और मियासिस से ये हैप्लॉयड बनाएगा, और हैप्लॉयड जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहा है ये हैप्लॉयड है, n है। मतलब फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से एक बार मियासिस सेकेंड होगा, मियासिस हो रहा है और उससे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। और ये स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर के स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन करेंगे या फिर मैच्योर स्पर्म बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है उसमें एक माइटोसिस, 1 माइटोसिस और 2 मियासिस, एक माइटोसिस और 2 मियासिस हो रहा है, तब जाकर के स्पर्मेटोजुआ मतलब स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो रहा है, मैच्योर स्पर्मेटिड बन रहा है। मतलब मैं जो फिर से देखेंगे इसको, देखिए जो स्पर्मेटोजुआ है ना, इसमें एक माइटोसिस डिवीजन और 2 मियासिस डिवीजन होगा, तब जाकर के स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजुआ बनेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। देखिए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, स्पर्मेटोजुआ से स्पर्म का बनना, मतलब स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के स्पर्म का बनना जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस है, और ये पूरा फुल प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस देखा हमने, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। और स्पर्मियोजेनेसिस जो है, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, याद रखिएगा। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फुल प्रोसेस, स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के स्पर्मेटिड का बनना, मतलब स्पर्मेटोजुआ का बनना, स्पर्म का बनना, ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है। अगर स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोजुआ का बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ का बन रहा है तो स्पर्मिएशन है वो। ठीक है, स्पर्मिएशन मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। स्पर्मिएशन मतलब रिलीज करता है स्पर्म जब सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, तो उसे हम स्पर्मिएशन बोल रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वह फिर से देखते हैं इसको जरा सा। स्पर्मेटोगोनिया मतलब फुल प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मिएशन मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। नेक्स्ट है ये, हम बात करेंगे अब हार्मोनल चेंजेज, या हाइपोथैलेमस से किस प्रकार से हार्मोन्स निकल रहे हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है। ठीक है, देखिए जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से LH और FSH सीक्रेट होकर के एंटीरियर पिट्यूटरी के काम करेगा। जो हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क करेगा और वहाँ से लुटिनाइजिंग हार्मोन्स और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाहर निकालेगा, और ये लुटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल पर कार्य करेंगे, वर्क करेंगे, और लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन और सर्टोली सेल से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और स्पर्मेटोजेनेसिस फैक्टर सिक्रीट करेंगे, और इससे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, उसे स्पर्मेटिड बनेगा, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन होगा। देखिए जो स्पर्म मैच्योरिटी फैक्टर है ना, वो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ के बनने के प्रोसेस में हेल्प करता है। स्पर्म मैच्योरिटी फैक्टर जो है वो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ के बनने में हेल्प करता है, और इस प्रोसेस को हम
स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे हम। इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम स्पर्मेटोजोआ या मैच्योर स्पर्म की। देखिए, जो मैच्योर स्पर्म है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, नेक और हेड, मिडल पीस और टेल में डिवाइडेड होता है। जो हेड वाला पार्ट है इसका ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होगा। एक्रोसोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और इसके अंदर जो एक्रोसोम है इसके अंदर न्यूक्लियस और क्रोमोसोम मटेरियल होगा। न्यूक्लियस और क्रोमोसोम मटेरियल प्रेजेंट होगा किसमें, एक्रोसोम या हेड वाले रीजन में। ठीक है, जो एक्रोसोम है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर है फिल्ड विथ एंजाइम जो कि हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। सर्टेन एंजाइम्स इसके अंदर होता है जो डिजॉल्व करता है ओवा का आउटर पार्ट को। ठीक है, देखिए बीच में ये नेक है और मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो कि प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। और टेल जो होता है वो स्पर्म मैच्योरिटी या फिर स्विमिंग में हेल्प करता है। जो टेल होता है स्पर्म के स्विमिंग में हेल्प करता है। एक इजाकुलेशन में अगर कोई मैच्योर ह्यूमन है वो फर्स्ट मतलब एक इजाकुलेशन में वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजाकुलेट करता है एक क्वाइटस के दौरान। मतलब एक क्वाइटस में 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजाकुलेटेड बाय ए सिंगल ह्यूमन। ठीक है, इन वन टाइम। बात करते हैं हम नॉर्मल फर्टिलिटी की। तो देखिए नॉर्मल फर्टिलिटी में जो स्पर्म है वो 60% नॉर्मल शेप साइज का होना चाहिए। अगर नॉर्मल फर्टिलिटी हो रहा है तो उसमें स्पर्म का जो 60% है वो नॉर्मल शेप साइज का होना चाहिए और जो 40% है वो विगरस मोटिलिटी का हो सकता है। लेकिन 60% उसका नॉर्मल शेप और साइज का होगा स्पर्म, तभी उसकी नॉर्मल फर्टिलिटी होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट oogenesis की। देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। मैच्योर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, oogenesis बोलेंगे। और ये इनिशिएट करता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। मतलब जब बेबी गर्ल जो होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तभी oogenesis स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो बेबी गर्ल है वो माँ के पेट में है तभी उसमें oogenesis स्टार्ट हो जाएगा। उसमें मिलियंस ऑफ oogonia विद इन ईच ओवरी। मतलब एक ओवरी में मिलियंस ऑफ oogonia प्रेजेंट होंगे। मतलब प्राइमरी oocytes जो होता है, मतलब प्राइमरी प्रेजेंट स्टेज में जो oogonia होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बेबी गर्ल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नो मोर oogonia फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कोई भी oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है और ये प्रोफेज फर्स्ट के रूप में अरेस्ट होता है। कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर के प्यूबर्टी तक। मतलब बेबी गर्ल्स जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रोफेज फर्स्ट पे आकर के वहीं पे रुक जाता है और जब तक कि मैच्योरिटी नहीं आ जाता, मतलब प्यूबर्टी नहीं आ जाती, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल नहीं मतलब मिनार्च नहीं हो जाता, तब तक वो प्रोफेज फर्स्ट में ही अरेस्ट होता है। ठीक है, मेयोटिक जो गेट टेम्परेली अरेस्टेड इन फीटल ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखिए, बात करेंगे हम oogonia है जो कि फीमेल बेबी में मतलब बेबी गर्ल्स में oogenesis के दौरान एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में oogonia है। इसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस और फिर उसके बाद प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये प्राइमरी oocyte मतलब ये क्या, प्रोफेज फर्स्ट के दौरान। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट और ये फीटल लाइफ है। मतलब oogonia से प्राइमरी oocytes के बनना, यहाँ तक के बनने की जो प्रोसेस है ये फीटल लाइफ है। ठीक है, जो प्राइमरी oocytes है इसमें फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा और फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के दौरान ही फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। जब फर्स्ट पोलर बॉडी का बन रहा है प्राइमरी oocytes में, जब
फर्स्ट मियासिस हो रहा है तो उसमें फर्स्ट पोलर बॉडी बन रहा है, और वही जब प्राइमरी oocytes में फर्स्ट मियाटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी oocyte बना, और जब सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियाटिक डिवीजन हो रहा है तो फिर ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ओबम बन रहा है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलेंगे, और सेकेंडरी oocyte में भी सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि एक oogonia से ओवा बनने के प्रोसेस में एक माइटोसिस और 2 मियासिस बने होगा, और इस दौरान 2 पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होगा। 2 पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होगा, मतलब एक माइटोसिस, 2 मियासिस, 2 पोलर बॉडी, तब जाकर के एक ओवा का फॉर्मेशन होगा। और ये oogonia अरेस्ट होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाएगा जब तक कि बेबी गर्ल्स जो है वो मैच्योरिटी में ना आ जाए, मतलब मिनार्च ना हो जाए। मिनार्च के बाद ही उसमें प्राइमरी oocytes के बाद सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो प्राइमरी oocytes है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocytes के दौरान जो बर्थ होगा, चाइल्डहुड होगा और प्यूबर्टी होगा। मतलब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte के बीच में जो बेबी गर्ल है वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब उसका बर्थ भी हो जाएगा, वो चाइल्डहुड भी अपना क्लियर कर लेगी और उसका प्यूबर्टी भी आ जाएगा, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आ जाएगी, मतलब मिनार्च हो जाएगा। नेक्स्ट है ये देखिए, जो सेकेंडरी oocytes है, सेकेंडरी oocytes से ओबम का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो रहा है, और ये एडल्ट और ये रिप्रोडक्टिव लाइफ है। ये एडल्ट में होगा और यही क्या है, रिप्रोडक्टिव लाइफ है। रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान होगा किसी भी फीमेल गर्ल्स में। ये देखिए एनसीईआरटी का जो ग्राफ है उसको देखते हैं। इसमें एक चीज़ थोड़ा ध्यान देखिएगा, देखिए जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया, अगर हम प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, तो यहाँ पे भी oogonia प्यूबर्टी के टाइम पे। प्राइमरी oocytes, यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, यहाँ पे प्राइमरी oocytes, यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, यहाँ पे सेकेंडरी oocytes। तो एक बात याद रखिएगा, देखिए यहाँ से जो फर्स्ट मियाटिक डिवीजन है ना, यहाँ तक ये दोनों में मेल और फीमेल में सेम है, मतलब यहाँ पे ये 2n है, यहाँ पे भी 2n है, इसमें भी ये 2n है और यहाँ पे भी 2n है। ठीक है, मतलब स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड कंडीशन है, ये भी डिप्लॉयड कंडीशन है, यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पर भी ये 2n है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्पर्मेटेड और ये ओबम जो है ये हैप्लॉयड कंडीशन है, ये हैप्लॉयड कंडीशन है। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ में डिफरेंशिएशन होगा और इससे oogonia का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्मेटिड्स में जब डिफरेंशिएशन हो रहा है तो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जा रहा है, और इसी में सेकेंडरी oocytes में जब यहाँ पे मैचुरेशन हो रहा है तो ओबम का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस दौरान फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी, मतलब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद दौरान फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड मियोटिक डिवीजन के दौरान सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब हम बात करेंगे, ये फिगर थोड़ा देखिएगा, ये जो फिगर यहाँ पे ब्लड वेसल्स, प्राइमरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte और कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ ग्राफ जो फिगर है ये चीज़ें हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। देखिए जो प्राइमरी फॉलिकल है, जो oogonia है, oogonia का जब फॉर्मेशन हो रहा है प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocytes और ओवा बनने के दौरान, यहाँ पे देखिए प्राइमरी फॉलिकल है, इसमें प्राइमरी oocytes डिप्लॉयड होगा, ये सिंगल लेयर का बना होगा, सिंगल लेयर ग्रेनुलोसा सेल का बना होगा, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, और इसमें मियासिस जो होगा अरेस्ट होगा प्रोपेज फर्स्ट के दौरान, और ये प्यूबर्टी पे जा करके 60,000 से 80,000 प्री फर्टिलाइज लेफ्ट इन ईच ओवरी। प्रत्येक ओवरी में 60,000 से 80,000 जो ओबम होगा वो ही प्रेजेंट होगा एट द टाइम ऑफ ओवरी इन ए फीमेल गर्ल्स। ठीक है,
इसके पहले जो मिलियंस ऑफ oocytes थे, जो प्राइमरी प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट था बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक, उसमें oocytes मरते गए और मरते मरते उसमें से केवल 60,000 से 80,000 प्राइमरी oocytes जो हैं वो प्रेजेंट होंगे प्यूबर्टी के टाइम पे इन ईच ओवरी। ठीक है। अगर हम सेकेंडरी फॉलिकल की बात करें तो देखिए सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी oocytes जो कि डिप्लॉयड है और मल्टी लेयर ग्रेनुलोसा सेल का बना होगा, मल्टी लेयर ग्रेनुलोसा सेल का बना होगा। ये डिफरेंस देखिएगा, देखिए प्राइमरी oocytes में सिंगल लेयर ग्रेनुलोसा सेल था, प्राइमरी oocyte में सिंगल लेयर ग्रेनुलोसा सेल, जबकि सेकेंडरी oocyte में मल्टी लेयर ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है। और ये न्यूथेका का फॉर्मेशन करेगा, किसमें? सेकेंडरी oocyte में न्यूथेका का भी फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात करेंगे हम टर्सरी फॉलिकल की। टर्सरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte है, ये हैप्लॉइड हो जा रहा है। अभी तक प्राइमरी oocytes में और सेकेंडरी oocytes में जो प्राइमरी oocyte था वो भी डिप्लॉयड था, जो सेकेंडरी oocyte था वो भी डिप्लॉयड था। लेकिन जो टर्सरी oocytes है ना, इसमें जो सेकेंडरी oocyte है ये हैप्लॉइड हो जाएगा और इसमें थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में जो ओवम है वो डिवाइड होगा और इसमें एंट्रम का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंट्रम मतलब थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना के बाद फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जल से भरा हुआ वहाँ पे स्पेस पाया जाएगा ओवम के अंदर, जिसे हम एंट्रम बोलेंगे, जिसे फ्लूइड फिल्ड कैविटी बोला जाता है। ठीक है। और ये प्राइमरी oocyte रहेगा जो कि डिप्लॉयड है और इसमें मियोटिक डिवीजन होगा, इससे फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखिए जो मैचुरेशन है ग्रेफिन फॉलिकल का, वो सेकेंडरी oocyte फॉर्म करेगा और न्यू थीका लेयर का फॉर्मेशन करेगा और इसी दौरान जोना पैलेसुडा का भी बनना हो जाएगा। जोना पैलेसुडा नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जोना पैलेसुडा है वो मैच्योर फॉलिकल में प्रेजेंट है, ये याद रखिएगा, जोना पैलेसुडा मैच्योर फॉलिकल में। ठीक है। और जो ग्रेफिन फॉलिकल है ये रप्चर होकर के रिलीज करेगा सेकेंडरी oocyte या ओवम को, सेकेंडरी oocyte या ओवम को रिलीज करेगा ग्रेनुला। ठीक है। नेक्स्ट आइए, आपका अपना चैनल एम एब्रेल नीट से आप पढ़ रहे हो, अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर देगा ताकि उनको भी क्विक और अच्छी चीज़ एक एक पॉइंट मिल जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आइए बात करते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की। देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फीमेल प्राइमेट्स में मंकी हो गया, एफ हो गए, ह्यूमंस हो गए, इन सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एक मंथ में एक बार, मतलब इसका ड्यूरेशन 28 डेज का होता है। ठीक है। नेक्स्ट ये देखते हैं, जहाँ ये हाइपोथैलेमस है, हमारे बॉडी में ब्रेन में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस से GnRH वर्क करेगा वहाँ पे, मतलब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स कार्य करेगा। हाइपोथैलेमस पे गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स वर्क करेगा और ये गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स जो है वहाँ से निकल करके एंटीरियर पिट्यूटरी पे करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी पर आएगा और इंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स सिक्रीट करेगा और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकल करके प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocyte, टर्सरी oocytes और यहाँ पे एंट्रम का फॉर्मेशन, ये सभी जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का ही कार्य है। ठीक है। ये सभी का बनना क्या है? LH और FSH के कारण ही होता है और ये फेज जो है फॉलिकुलर फेज कहलाएगा। ठीक है। और इस फेज को हम फॉलिकुलर ग्रोथ फेज भी बोलेंगे। ठीक है। और यहीं पे ईस्ट्रोजन जो सेकेंडरी oocytes है, मतलब जो ग्रेफिन फॉलिकल है, वहाँ पे एस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा और यहाँ पे एस्ट्रोजन का जो अमाउंट है, मतलब
एस्ट्रोजन इंक्रीज करेगा, मतलब अपने पिक रीजन पे जाएगा, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करेगा और ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स वहाँ से रिलीज करेगा ओवम को, मतलब एग को रिलीज करेगा और ये ओवुलेशन कहलाएगा 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे होगा। अगर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें 14th डे मतलब मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ओवुलेशन होगा, ठीक है। और इस दौरान LH और एस्ट्रोजन अपने पीक लेवल पे होंगे, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे एग रिलीज हो गया और उससे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाएगा और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा और ये मेंटेन करेगा मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ही मेंटेन करेगा, ठीक है। अगर ये कार्पस ल्यूटियम जो है फिर फर्दर कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्पस एल्बिकेंस ब्रेक होकर के नए साइकिल या नेक्स्ट साइकिल का फॉर्मेशन करेगा और उस दौरान जब न्यू साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो उसमें लो एस्ट्रोजन और लो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होंगे, लो एस्ट्रोजन और लो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होगा, ठीक है। और इस दौरान इसे हम मेंस्ट्रुएशन या डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम भी बोलेंगे। और जब लो मेंस्ट्रुएशन होगा, लो एस्ट्रोजन होगा तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा और इसी दौरान कार्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट कर जाएगा और वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये जो चीज़ जो हमने देखी इसी चीज़ को हम लैंग्वेज में पढ़ेंगे। देखिए, फीमेल प्राइमेट्स में जो मेंस्ट्रुएशन है फीमेल प्राइमेट्स में मंकी, एप और ह्यूमंस में होगा। मिनार्च मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिनार्च जो होता है वो 12 से 14 ईयर्स में होता है, 12 to 14 ईयर्स फीमेल्स गर्ल्स में 12 से 14 साल की लड़कियों में जो होता है वो मिनार्च। और मेनोपॉज मतलब 50 ईयर्स एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली जो होता है गर्ल्स में 28 to 29 डेज का होता है। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम, मिड साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 डेज। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन वो स्ट्रेस, पुअर हेल्थ या फिर इंडिकेटर है, प्रेगनेंसी को भी इंडिकेट कर सकता है, मतलब स्ट्रेस के कारण भी लैक हो सकता है मेंस्ट्रुएशन का, पुअर हेल्थ के कारण भी हो सकता है और इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ठीक है। जो ये सभी इवेंट्स स्टॉप हो जाएंगे जब प्रेगनेंसी हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, मेंस्ट्रुएशन के जितने भी इवेंट्स हैं सभी रुक जाएंगी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन अगर तभी होगा जबकि एग नहीं फर्टिलाइज है, एग फर्टिलाइज नहीं है तब मेंस्ट्रुएशन होगा। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो वो इंडिकेट कर सकता है कि प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है। ये ग्राफ देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एवरी ईयर्स होते हैं, प्रत्येक साल एक क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क के क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, हमने देखा ओवुलेशन देखिए यहाँ पे 14 डेज पे हो रहा है, 14th डेज उस दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स पीक लेवल पे है, यहाँ पे एस्ट्रोजन भी पीक लेवल पे है, ठीक है। और FSH की भी जो सिक्रेशन है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई है, ठीक। देखिए, सबसे पहले जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन जिसे हम ब्लीडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फॉलिकल ये 1 से 3 दिन या 4 दिन का हो सकता है, 1 से 3 या 4 दिन का होगा मेंस्ट्रुएशन। फिर उसके बाद फॉलिकुलर फेज या फिर इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, जो 4 से लेकर के 13 दिन का होगा। फिर ओवुलेशन 14 डे पे होगा, 17 से लेकर के 23 दिन तक ये ल्यूटियल फेज होगा और यहाँ पे 29 दिन पे 28 दिन पे एंड हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का और 29वें दिन फिर से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, जो ओवेरियन हार्मोन्स है ना, ओवेरियन हार्मोन्स 14 डेज पे मतलब जिस दिन एग रिलीज हो रहा है वहाँ पे एस्ट्रोजन पीक लेवल पे है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो है,
लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है मेंटेन करने की बात आती है प्रेगनेंसी की, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो बढ़ा होगा आपका 21st डेज पे, जबकि इम्प्लांटेशन होगा तो इम्प्लांटेशन के दौरान प्रोजेस्टेरॉन जरूरी है। और ये क्या है, ओवेरियन हार्मोन है, मतलब ओवरी के द्वारा ही सिक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पिट्यूटरी हार्मोन्स की, तो देखिए पिट्यूटरी हार्मोन्स में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है वो पीक लेवल होगा 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14वें दिन पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है वो पीक लेवल पे होगा, ठीक है। अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करें तो देखिए जो गर्ल्स हैं उन्हें सैनिटरी पैड यूज करना चाहिए, क्लीन सैनिटरी पैड यूज करें, जो कि होममेड हो या फिर मार्केट से लिया गया हो, लेकिन सैनिटरी पैड का यूज़ करना नेसेसरी है, वो क्लीन होना चाहिए। और पैड को 4 to 5 आवर्स में 4 से 5 घंटे पे चेंज करती रहें, और वो डिस्पोज करते समय उसे पेपर से रैप कर दें, पेपर से रैप करके डिस्पोज करें, और उसे नैपकिन्स को डिस्पोज करते समय उसे टॉयलेट या फिर ओपन एरिया में ना फेंकें, ओपन एरिया में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। और ये सब करने के बाद, मतलब डिस्पोज करने के बाद हैंड वॉश से या सोप से हाथ को जरूर धोएं। ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेंस्ट्रुअल फेज की। जो फेज हमने ऊपर देखा, इसी चीज़ को हमें ग्राफ के थ्रू देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो 1 से 5 दिन का होगा, 1 to 4, 5 कुछ गर्ल्स में वेरी करता है। ड्यूरेशन 3 से 5 दिन का होगा। ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग इसमें ब्रेक कर जाएगी, और इसमें जो ओवेरियन हार्मोन्स है उसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होगा और एस्ट्रोजन का लेवल भी लो होगा। कब? मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान, ठीक है। और जो ओवेरियन इवेंट है, ओवेरियन इवेंट्स की बात करें तो उसमें रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, मतलब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है वो पिट्यूटरी हार्मोन्स में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स वो पिक लेवल पे होगा, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से बाहर निकल रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों का लेवल गिरा हुआ होगा, दोनों अपने लो लेवल पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर हम फोलिकुलर फेज की बात करें, देखिए फोलिकुलर फेज 6 to 13 डेज का होगा, ड्यूरेशन 7 डेज का होगा, ड्यूरेशन 7 डेज का है। थिकनिंग और रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम फिर से रीजनरेट कर रहेगा। अगर ओवेरियन हार्मोन्स की बात करें तो ओवेरियन हार्मोन्स में जो एस्ट्रोजन है वो सिक्रेशन होगा, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होगा और इसका लेवल बढ़ रहा होगा, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा। इसमें प्राइमरी फॉलिकल जो है मैच्योर फॉलिकल में डेवलप होगा, प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में डेवलप होगा, और इसी दौरान एंट्रम का फॉर्मेशन होगा, और ये एंट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि फ्लूइड का बना हुआ है, एक गड्ढा बोल सकते हो आप, कि जो ओबम है उसके अंदर फ्लूइड से बड़ा हुआ एक गड्ढा नुमा, मतलब गोल सी संरचना है, फ्लूइड रूपा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसी दौरान पिट्यूटरी हार्मोन से बात करें तो उसमें जो ल्यूटिनाइजिंग है और फोलिकुलर हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स या फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स दोनों का लेवल बढ़ रहा होगा, मतलब 14th डे पे आकर के दोनों का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें ओव्यूलेटरी फेज की, तो ओव्यूलेटरी फेज 14 डेज पे होगा। उसमें एंडोमेट्रियम डेवलप करेगा, एंडोमेट्रियम डेवलपिंग होगा, मतलब डेवलप हो जाएगा, और ओवेरियन हार्मोन्स में एस्ट्रोजन पिक लेवल पर होगा, और इस दौरान ओवुलेशन होगा, ओवा बाहर निकलेगा, और पिट्यूटरी हार्मोन्स में दोनों ल्यूटिनाइजिंग और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों ही पिक लेवल पे होंगे, और ये मिड साइकिल में होगा 14 डे पे। अगर 28 डेज की साइकिल है, अगर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो जो 14 डेज है उसी दिन मेंस्ट्रुअल सर्ज होगा, मतलब एलएच सर्ज होगा, मेंस्ट्रुअल सर्ज बोलें या फिर एलएच सर्ज बोलें, वो 14 डेज पे होगा और उसी दिन ओवुलेशन होगा, ठीक है। ल्यूटियल फेज की बात करें हम, तो देखिए ये
14 to 28 डेज का होगा, इसका ड्यूरेशन 14 डेज का होगा। एंडोमेट्रियम फुली डेवलप हो जाएगी। ओवेरियन हार्मोन्स में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, जो कि कार्पल ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन बाहर निकल रहा है, कार्पल ल्यूटियम जो होता है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो कार्पस ल्यूटियम के प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने के कारण यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है बढ़ा हुआ है, जो कि डेवलपमेंट करेगा कार्पस ल्यूटियम का, और ये मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को, मेंटेन एंडोमेट्रियम, और इसी दौरान इम्प्लांटेशन होगा, मतलब प्रेगनेंसी को ये मेंटेन करेंगे, ठीक है। कौन? इंक्रीज होगा, जब ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो रहा है ना, पिक लेवल पे है 21st डे पे, तो वो मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को, मतलब प्रेगनेंसी को वो मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की। देखिए, अगर कार्पस ल्यूटियम जो अगर प्रत्येक मीटिंग, नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी, प्रत्येक मीटिंग जो है या क्वाइटस प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन को नहीं करता। फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली स्पर्म एंड ओवम बोथ रीच एट एम्फुलरी इस्थमस जंक्शन, मतलब स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ एम्फुलरी इस्थमस जंक्शन पे जाएंगे और वहीं पे मिलेंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और इम्प्लांटेशन होगी यूट्रस में। अगर एम्फुलरी इस्थमस जंक्शन में, मतलब एम्फुला वाले रीजन में नहीं मिल रहे हैं, तो उस दौरान फर्टिलाइजेशन से प्रेगनेंसी नहीं होने वाली, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगर हम बात करें ये स्पर्म है, कोई ओवम है, ओवम में स्पर्म आकर के अटैच हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन करने की सोच रहा है। स्पर्म आया ओवम के ऊपर, तो यहाँ पे जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एक्रोसोम का आउटर पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ है, और उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसके आउटर लेयर को डिजॉल्व कर देगा, ओवम की आउटर लेयर को डिजॉल्व करेगा, जिससे एक स्पर्म इसके अंदर एंट्री कर लेगा, और जैसे ही एक स्पर्म एंट्री कर रहा है, तो इस ओवम के आउटर साइड पे एक ब्लॉक जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिससे एक लेयर बन जाएगी जो कि स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देगा, दूसरे स्पर्म की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। देखिए, ये चीज़ यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, स्पर्म जब कंटेक्ट करेगा जोना पैराशूटा से, तो वो चेंज कर देगा मेम्ब्रेन को, इंड्यूस चेंज इन मेम्ब्रेन, ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, एडिशनल स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देगा, और ओनली वन स्पर्म कैन इंटर इन फर्टिलाइज ओवम, केवल एक ही स्पर्म इंटर करेगा फर्टिलाइज ओवम में, और ये फर्टिलाइजेशन के दौरान होगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी oocyte बनेगा, और सेकेंडरी oocyte से ओवम ootate का फॉर्मेशन होगा, और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के दौरान। ये तो हमने स्पर्म एंट्री की बात करी, और ये हमने फर्टिलाइजेशन के दौरान ये बात करी कि किस प्रकार से ootate या ओवा कप बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इम्प्लांटेशन, जो कि फर्टिलाइज एग है, वो अब यूट्रस में इम्प्लांट होगा, तब तो प्रेगनेंसी आएगी। देखिए, जो इम्प्लांटेशन है उसमें जायगोट बनेगा, जायगोट चेंज होगा ब्लास्टोमियर में। ब्लास्टोमियर ये 16 सेल स्टेल स्ट्रक्चर है। जायगोट डिवाइड करेगा 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, जो 8 सेल स्ट्रक्चर है इसे हम मारुला बोलेंगे, मारुला। और मारुला जो है सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए तो मारुला होगा, और ये 8 सेल स्टेज पे होगा, और जो 16 सेल स्टेज है उसे हम ब्लास्टुला बोलेंगे या फिर ब्लास्टोमियर बोलेंगे, ठीक है। तो स्थमस जो है, स्थमस में ये जायगोट इम्फुला में जो है कि फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल और फीमेल मतलब स्पर्म और ओवम मिले, और वहाँ से स्थमस वाले पार्ट में जायगोट बन करके ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये ब्लास्टोमियर जो है वो वहाँ से चल करके क्लीवेज करते हुए यूट्रस में आएगा, और यूट्रस में 16 सेल स्टेज पे इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है।
देखिए क्लीवेज हो रहा है 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये 8 से 16 सेल यहाँ पे ये मारुला बना रहा है और 16 सेल स्टेज ये 8 सेल स्टेज ही मारुला है और ये 16 सेल स्टेज जो है ये ब्लास्टुला है। ठीक है, और ब्लास्टोसिस्ट आकर के इम्प्लांट कर जाएगा। यही फिगर में आप देखिए 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल और एंट्री हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट का। और ये 8 से 9वें दिन, 8वें से 9वें दिन आकर के यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट का। देखिए जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें जो ट्रोफोब्लास्ट है वो अटैच्ड होगा एंडोमेट्रियम से। ब्लास्टोसिस्ट में जो ट्रोफोब्लास्ट है वो अटैच्ड होगा एंडोमेट्रियम से और एंडोमेट्रियम अंडर में जो यूट्राइन चेंजेस होगा, मतलब यूट्राइन सेल डिवाइड करेगा और कवर करेगा ब्लास्टोसिस्ट को। यूट्राइन सेल डिवाइड करेगा और कवर करेगा ब्लास्टोसिस्ट को और ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाएगा, मतलब धंस जाएगा और ये वहाँ जाकर के इम्प्लांटेशन होगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी, मतलब वहाँ पे जाकर के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर देगा और प्लेसेंटा के दौरान प्रेगनेंसी हो जाएगी। आफ्टर इम्प्लांटेशन, अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो इनर सेल मास का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो डिफरेंस करके डिवाइड करके इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है मतलब इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। इक्टोडर्म आउटर, मिडल, मेसोडर्म और इनर इंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगा आफ्टर इम्प्लांटेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनर सेल मास को जो इनर सेल मास है वो गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन एंड बिकम स्टीम सेल। स्टीम सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, जो स्टीम सेल है ये जो है नीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। मतलब इनर सेल मास गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन बिकम स्टीम सेल। इनर सेल मास है ये स्टीम सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। देखिए जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब इम्प्लांटेशन हो गया, जब फर्टिलाइज एग जाकर के इम्प्लांट कर गया, मतलब ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में जब यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो गया, मतलब वहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया, तो आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ट्रोफोब्लास्ट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो ट्रोफोब्लास्ट बाहर निकलेगा और वो कोरोनिक विलाई का फॉर्मेशन करेगा और कोरोनिक विलाई सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड। जो कोरोनिक विलाई है ना, जो कोरोनिक विलाई है वो सराउंडेड, चारों तरफ से घिरा होगा यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से। ठीक है, और जो कोरोनिक विलाई है वो यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से सराउंड होगा और वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। वो कोरोनिक विलाई जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और ये फीटस को मदर से अटैच करेगा, मतलब जो बच्चा है उसे माँ के यूट्रस से जो अटैच किया हुआ है उसका फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम प्लेसेंटा बोलेंगे। ठीक है, और ये प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो को अटैच करेगा मदर बॉडी से और ये हेल्प करेगा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को सप्लाई करेगा बेबी में, और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वेस्ट मटेरियल को भी ये रिमूव करेगा। ठीक है, एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। जो प्लेसेंटा है ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह वर्क करेगा और प्रोड्यूस करेगा हार्मोन्स को भी ये सिक्रीट करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें प्लेसेंटल मेम्ब्रेन की या प्लेसेंटल हार्मोन्स की, देखिए जो प्लेसेंटल हार्मोन्स है उसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटल हार्मोन्स में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन सिक्रीट होता है, और जो रिलैक्सिन है ना ये ओवरी से सिक्रीट होता है। रिलैक्सिन ओवरी से सिक्रीट होता है और प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलैक्सिन सिक्रीट होगा। ठीक है, देखिए जो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल
प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन, ये जो हार्मोन्स हैं ये इंक्रीज करेंगे मैटरनल ब्लड को इंक्रीज करेंगे, फीटल ग्रोथ को बढ़ाएंगे, मेटाबॉलिक चेंजेस को इंक्रीज करेंगे और प्रेगनेंसी को मेंटेन करेंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेंगे, मेटाबॉलिक चेंजेस करेंगे, फीटल ग्रोथ करेंगे और इंक्रीज करेंगे मैटरनल ब्लड को। कौन कौन? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन। ठीक है, ये फिगर देखिए, फिगर में देखिए ये अम्बिलिकल कार्ड से ये मतलब अम्बिलिकल कार्ड या प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कार्ड बोलें या इसमें इसी को प्लेसेंटा बोलें, इसी से जो ये एम्ब्रियो है ये फिटस मदर बॉडी से अटैच्ड है, मतलब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया है। ये प्लेसेंटल विलाई है और ये कैविटी ऑफ यूट्रस, यॉर्क सैक, एम्ब्रियो। ठीक है, और प्लग ऑफ म्यूकस सर्विक्स पे यहाँ पे ब्लड रुक करके, म्यूकस रुक करके प्लग कर दिया है, मतलब रोक दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गैस्ट्रेशन पीरियड की। गैस्ट्रेशन पीरियड फीमेल्स में 9 मंथ का होता है, 9 मंथ इन ह्यूमन्स। गैस्ट्रेशन पीरियड 9 मंथ इन ह्यूमन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्ट का फॉर्मेशन होगा, लिम्ब डिजिट का फॉर्मेशन होगा और मेजर आर्गन का फॉर्मेशन हो जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट साइन है ग्रोइंग फीटस का पहला साइन है, मतलब हार्ट का फॉर्मेशन, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस। और इसका जो हार्ट साउंड है इसी को सुन करके हम बता सकते हैं कि फीटस का ग्रोथ हो रहा है। और ये मेजर आर्गन का फॉर्मेशन एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जैसे ही मेजर आर्गन बन रहे हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हो जा रहा है, मतलब 12 वीक मतलब 3 मंथ मतलब 12 वीक। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंड ट्राइमेस्टर की, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है 4, 5 और 6 मंथ में होता है। इस दौरान 24 वीक हो जाएंगे। जो 5th मंथ होता है, 5th मंथ के दौरान फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी का फर्स्ट मूवमेंट कब होता है? 5th मंथ में। और बॉडी पे हेयर आ जाता है, हेयर ऑन द बॉडी एट 5th मंथ, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, देखिए जो 6 मंथ होती है उसमें बॉडी हेयर होगा, आईलिड्स आएंगे, बॉडी हेयर, आईलिड्स और आईलेसेस आ जा रहे हैं कब? 6 मंथ में और एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। और थर्ड ट्राइमेस्टर मिला करके ये 36 मंथ को हो जाए, 36 वीक के हो जाएंगे और यहाँ पे ये 9 मंथ हो जाएगा और यहाँ पे फुली डेवलप फिटस रेडी फॉर डिलीवरी के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिगर के थ्रू देख लीजिए, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9 मंथ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्ट, लिम्स, सेक्स आर्गन और स्केलेटन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। और जबकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेंसरी आर्गन और नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें ब्रेन, लंग्स और इंटरनल आर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम प्लेसेंटल पार्चुरेशन और लैक्टेशन की बात करें तो देखिए, डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप बेबी या फिटस को हम चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप फिटस को हम चाइल्ड बर्थ बोलेंगे। और पार्चुरेशन जो है ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। पार्चुरेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जो कि इस दौरान जो है सिग्नल फ्रॉम फिटस, सबसे पहले सिग्नल आएगा फिटस के द्वारा, फिर प्लेसेंटा माइल्ड यूट्राइन कंट्रक्शन करेगा। सबसे पहले सिग्नल आएगा, फिर माइल्ड यूट्राइन कंट्रक्शन होगा, मतलब जो यूट्रस का मायोमेट्रियम वाला पार्ट है, इंडोमेट्रियम के बाद मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, 3 पार्ट होते हैं इसमें, इनर टू आउटर आए तो इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जो इंडोमेट्रियम है वो माइल्ड कंट्रक्शन करेगा प्लेसेंटा के दौरान। यहाँ फिर प्लेसेंटा क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करेगा, ऑक्सीटोसिन जाएगा मायोमेट्रियम पे और मायोमेट्रियम क्या करेगा? माइल्ड कंट्रक्शन करेगा। माइल्ड कंट्रक्शन मतलब चाइल्ड बर्थ के लिए संकुचन करेगा, मतलब कंट्रक्शन का काम करेगा। और उस दौरान क्या होगा? फिटस इजेक्शन रिफ्लेक्स आएगा, फिटस इजेक्शन रिफ्लेक्स और प्लेसेंटा प्लस फिटस को ही हम क्या बोलेंगे? फिटस इजेक्शन रिफ्लेक्स
और इस दौरान रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, इसी दौरान ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है और स्ट्रांग यूट्राइन कंट्रक्शन होगा और रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन और मोर स्ट्रांग कंट्रक्शन, और भी ऑक्सीटोसिन आएगा और स्ट्रांग कंट्रक्शन होगा और कंटिन्यूअस ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और जिससे वेरियस यूट्राइन कंट्रक्शन, बार बार यूट्रस कंट्रैक्ट करेगा बार बार, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की अमाउंट जो है वो बढ़ती जा रही है और ऑक्सीटोसिन को डिलीवरी हार्मोन्स बोला जाता है। ठीक है, वेरियस यूट्राइन कंट्रक्शन और पार्चुरेशन ऑफ इन्फेंट, और उस दौरान बेबी बर्थ हो जाएगा, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी या फीटस का हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब मिल्क फीडिंग। जो मेमरी ग्लैंड है वो स्टोर करेगा मिल्क और प्रोड्यूस करेगा। मेमरी ग्लैंड प्रोडक्शन और स्टोरेज दोनों का काम करेगा। और इस फर्स्ट मिल्क को हम क्या बोलेंगे, जो मदर का फर्स्ट मिल्क बोलेंगे कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो है वो इनिशियल मिल्क है, जो कि IgA जो एक एंटीबॉडी है, IgA एंटीबॉडी अपने अंदर रखेगा, मतलब IgA एंटीबॉडी से भरपूर है। कौन? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क है, ठीक है, और इनसे ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बेबी के लिए। ठीक है, ये रहा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर यहाँ तक देखा है आपने तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर दिएगा, जिससे कि वो भी नीट के लिए यहाँ से कम 4 क्वेश्चंस आपको नीट में पूछे जाने वाले हैं, मतलब 16 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे कल, मतलब एवरीडे 1 चैप्टर सीरीज में हम नेक्स्ट डे मिलेंगे कल जेनेटिक्स के साथ। ठीक है।